अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बेसिकली मैं आपको बता चुकी हूँ कि फाइनल अकाउंट क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। लेकिन आज जो हमारा चैप्टर है वो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट है, अंतिम खाते समायोजनाओं सहित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं कि अंतिम खाते क्यों बनाए जाते हैं। देखिए, अंतिम खाते बनाने का उद्देश्य होता है व्यापारी का ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को ज्ञात करना, उसकी जानकारी प्राप्त करना। तो जैसा आपको बताया गया था कि अंतिम खातों के अंतर्गत 3 खाते बनाए जाते हैं, व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड, 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 12 महीने होते हैं, तो हमें 12 महीने की रेंट पे करनी है। हमने माना कि 1000 रुपए का रेंट है। रेंट कितने रुपए मंथली है? 1000 रुपीज पर मंथ रेंट है। ठीक है, 1000 रुपए पर मंथ रेंट है। तो हमें एक साल में 12 महीने में कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 1000 यानी कि 12,000 रुपए हमें मंथ में पे करना पड़ेगा। लेकिन हमने अभी तक पे कितना किया है? हमने जो पेमेंट की है वो की है 9000 रुपए की। कितनी पेमेंट की है? 9000 रुपए की। तो अभी कितनी पेमेंट रह गई? कितनी पेमेंट रह गई? 12,000 रुपए हमने मल्टीप्लाई करी इसमें 12 की, तो 12,000 हो गया। तो एक साल में हमें 12,000 रुपए पे करने थे, लेकिन अभी तक हमने पे करे हैं सिर्फ 9000 रुपए। तो कितना रह गया? 3000 रुपए रह गया। तो ये जो 3000 रुपए रह गए, ये हो गई हमारी कि ये हमने आंशिक पेमेंट किया है, पार्टली पेमेंट किया है। इसीलिए ये 3000 रुपए भी अकाउंट में आने चाहिए ना, या फिर सिर्फ 9000 रुपए की हम एंट्री करेंगे? हम तो पूरे कितने की करेंगे? 12,000 की। क्यों? क्योंकि हमारे जो 2020 में खर्चा हुआ है रेंट पर, वो पूरा मिला के 12,000 है। जब हम उसका एक्चुअल खर्चा डालेंगे ना, एक्चुअल एक्सपेंसेस को हम लिखेंगे, तभी हम निकाल पाएंगे कि हमें एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो कितना हुआ है। तो इन्हें शामिल करते हुए जो कहा गया है वो कही गई है एडजस्टमेंट समायोजनाएं। क्लियर हो गया होगा? अब आगे बात आती है कि समायोजनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो वो मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन सी समायोजनाएं होती हैं, एडजस्टमेंट कौन कौन सी होती है। सबसे पहले है अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया, क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आपने अभी फर्स्ट चैप्टर किया था, उसमें आपने हर जगह क्लोजिंग स्टॉक शो किया हुआ है। क्या होता है अंतिम रहतिया? अंतिम रहतिया वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है, वर्ष के अंत में यानी कि साल के लास्ट में जो माल बिकने से रह जाता है, उसे कहा जाता है अंतिम रहतिया। क्या कहा जाता है? अंतिम रहतिया। यही अंतिम रहतिया नेक्स्ट ईयर में जाके प्रारंभिक हो जाता है। यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में जाके क्या हो जाता है? ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया हो जाता है। क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन होता है वो साल के बिल्कुल लास्ट में होता है। ठीक है, इसलिए इसको एडजस्टमेंट में शो किया जाता है। इसकी एडजस्टमेंट आपने करी है कि आप एक तो आपने इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड डाला है और दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड इसको डाला है। तो ये हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है, अंतिम रहतिया। सेकंड हम लेते हैं अदत्त व्यय। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय क्या होते हैं? कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जो हमने प्राप्त कर ली हैं, कुछ ऐसी सेवाएं, कुछ ऐसी सर्विसेज जो हमने ले ली हैं, हमने प्राप्त कर ली हैं, लेकिन अभी तक उनका पेमेंट या तो पूरा नहीं कर पाए हैं या फिर हमने उसका कुछ पार्ट कर दिया है, कुछ रह गया है। जैसे कि अभी जैसे मैं बात कर रही थी रेंट की, ठीक है, तो रेंट मैंने आपको बताया कि एक साल में जो हमने रेंट मतलब रूम हमने लिया है वो एक साल के लिए लिया, हमने उसकी 9 महीने की पेमेंट कर दी, 3 महीने की हमने पेमेंट नहीं करी, यानी कि 12,000 रुपए के
10,000 रुपए की पेमेंट कर दी, 3,000 रुपए की अभी भी बाकी है। तो ऐसे खर्चे जो भुगतान करने बाकी हैं या शेष हैं, भुगतान करने बाकी हैं या शेष है, वो कहलाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय। क्लियर है? अदत्त व्यय। इनका लेखा हम किस प्रकार से करते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को जो रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं उनमें प्लस कर दिया जाता है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड इनको शो करते हैं। तीसरी एडजस्टमेंट होती है पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय होते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनसे हमने सेवाएं नहीं प्राप्त करी लेकिन उनको पेमेंट हमने एडवांस में कर दिया है, जिनको हमने पेमेंट एडवांस में कर दिया है। जैसे हमने अपनी कोई पॉलिसी करा रखी है, इंश्योरेंस हमने करा रखा है, तो इंश्योरेंस की पर मंथ क्या जाती है? पर मंथ या पर ईयर या हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट जाती है, ठीक है ना? तो या क्वार्टरली हो सकती है, 3-3 महीने की हो सकती है, 6 की हो सकती है, या फिर 1 साल की हो सकती है, मंथली हो सकती है, ठीक है? तो अगर आपने इंश्योरेंस 10,000 रुपये का करा रखा है, ठीक है, कितने का कराया? 10,000 रुपये का एनुअली, 1 साल में आपको 10,000 रुपये देने हैं इंश्योरेंस के, लेकिन आपने अब पेमेंट जो करी है वो कर दी पूरे 12,000 रुपये। कितने की कर दी? 12,000 रुपये की, जबकि 1 साल में कितनी पेमेंट करनी थी? 10,000 करनी थी, तो 2,000 रुपये एडवांस पेमेंट कर दिया। ये जो 2,000 रुपये हैं ये कहलाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या कहलाते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय। आपको आपकी बुक में मिल सकता है पेशगी या अग्रिम, ठीक है, अग्रिम भुगतान किया या पेशगी भुगतान किया या फिर पूर्वदत्त व्यय के नाम से आपको मिल सकते हैं। तो इनको हम कैसे, इसका एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं? इसे रिलेटेड एक्सपेंसेस में से लेस कर देते हैं और बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाते हैं। रिलेटेड एक्सपेंसेस, जैसे कि रिलेटेड क्या मतलब क्या हुआ कि मैंने इंश्योरेंस से आपको बोला कि इंश्योरेंस में 2,000 रुपये पूर्वदत्त हैं या 2,000 रुपये का पेमेंट ज्यादा कर दिया है, अग्रिम कर दिया है, तो क्या हो गया उसमें कि 2,000 रुपये किसके लिए कहा गया है? किसके लिए कहा गया 2,000 रुपये? इंश्योरेंस के लिए बोला हुआ, तो रिलेटेड किससे हुआ? इंश्योरेंस से, इसीलिए हमने इंश्योरेंस से लेस किया। समझ में आ गया रिलेटेड का मतलब? नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है उपार्जित। उपार्जित आय, एक्वायर्ड इनकम। अब आ गई इनकम, ये तो थे हमारे एक्सपेंसेस। अब क्या है? इनकम है। इनकम का मतलब है हमें प्राप्त करना है, हमें रिसीव करना, हमने कमाया है, ठीक है? तो ऐसी आय होती है जो हमने कमा तो ली है, यानी कि हमने उसमें अपनी सेवाएं दे दी हैं, लेकिन अभी तक हमें उसका पेमेंट नहीं मिला है, हमें उसकी पेमेंट नहीं मिली है। तो एक बिजनेस के लिए क्या हो सकती है? बिजनेस के लिए हो सकता है इनकम कमीशन या फिर इंटरेस्ट, ठीक है? अगर हम इंटरेस्ट को लेते हैं या कमीशन को भी हम ले लेते हैं, तो कमीशन ये ले लीजिए कि उसे 10,000 रुपये का कमीशन मिलना था, यानी कि उसने अगर किसी व्यक्ति ने सेल करी है तो उसे उसका कमीशन मिलेगा, तो उसे 10,000 रुपये का कमीशन मिलना था। उसने अपना माल तो सेल कर दिया है, उस माल पर उसे कमीशन मिल रही है, लेकिन अभी तक उसे कमीशन दी नहीं गई है, यानी कि उस व्यक्ति ने अभी तक कमीशन प्राप्त नहीं की है। तो ये जो कमीशन है ये इसने कमा तो लिया है, ये रुपया 10,000 रुपये, लेकिन अभी प्राप्त करने बाकी हैं, तो इन्हें कहते हैं उपार्जित आय, एक्वायर्ड इनकम, ठीक है? इसका एडजस्टमेंट हम किस प्रकार से करते हैं? उपार्जित आय को रिलेटेड आइटम्स में, रिलेटेड मद में हम प्लस करते हैं, जो रिलेटेड इनकम है उसमें प्लस कर देते हैं और एसेट साइड लिख देते हैं। कहाँ लिखते हैं? एसेट साइड, ठीक है, संपत्ति की तरफ उसको लिख देते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है हमारी
अनुपार्जित आय, अनुपार्जित आय, इसको कह सकते हैं एडवांस इनकम या अनअकर्ड इनकम या अनअर्न्ड इनकम। इसमें अनुपार्जित आय है। अनुपार्जित आय वो आय होती है जो अभी तक कमाई नहीं गई है, जो अभी तक कमाई नहीं गई है, लेकिन उसका पेमेंट पहले ही प्राप्त कर ली जाती है। अभी तक हमने काम नहीं किया है, या हम ले सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमने रेंट पर क्या लिया है, रेंट पर हमने रूम दिया है, तो उससे हमें रेंट रिसीव होगा। जब हम किसी को रेंट पर रूम देंगे तो उससे रेंट हमें रिसीव होना है। अब रेंट रिसीव करना है हमें, जैसे ही उस व्यक्ति ने रेंट पर रूम लिया, उसने 3000 रुपए की पेमेंट कर दी। अभी वो रहने नहीं आया है, उसने उस रूम का यूज नहीं किया है। उसने जैसे ही रूम को देखा, उसने एडवांस में 3000 रुपए दे दिए। तो ये 3000 रुपए क्या हो गए? अभी तक वो व्यक्ति आकर रहा तो नहीं है रूम में, या उसने रूम का यूज किया नहीं किया, लेकिन उसने आते ही उसको एडवांस दे दिया। ये कहलाती है अनुपार्जित आय, अनअकर्ड इनकम या अनअर्न्ड इनकम। अभी तक जो कमाई नहीं गई है वो प्राप्त हो जाए, ठीक है, जिसे कहते हो आपकी एडवांस में रिसीव हो गया। इसको एडजस्ट कैसे करते हैं? इसे रिलेटेड इनकम में से माइनस कर दिया जाता है। इसे रिलेटेड इनकम से माइनस कर दिया जाता है और कहाँ लिख दिया जाता है? लायबिलिटीज साइड में लिख दिया जाता है। देखिए, मैंने अभी आपको 5 एडजस्टमेंट मैंने आपको बताई हैं। पांचों एडजस्टमेंट में आपने ये नोटिस किया होगा कि मैंने हर एक एडजस्टमेंट के लिए डबल एंट्री आपको बताई है। एक तो या तो ट्रेडिंग में या पीएल में आपको लिखना है, रिलेटेड एक्सपेंसेस में प्लस करना है या माइनस करना है। दूसरी जगह मैंने आपको बताया कि इसे बैलेंस शीट में लिखना है। कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट में लिखना है। तो यही आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि हर एक एडजस्टमेंट की डबल एंट्री होती है। जब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हर एडजस्टमेंट को डबल लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने एक जगह लिखा, दूसरी जगह उसको छोड़ दिया। अगर आप दोनों जगह लिखोगे तो हमें करेक्ट आंसर मिलेगा, अदरवाइज हमें करेक्ट आंसर नहीं मिलना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 6, हिराश, डेप्रिशिएशन। हिराश, डेप्रिशिएशन। हिराश क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जब हम किसी संपत्ति को प्रयोग में लाते हैं, उसका यूज करते हैं, तो उस संपत्ति के मूल्य में, उस एसेट्स की वैल्यू में कमी होती रहती है। उस कमी को हिरास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिरास कहा जाता है, डेप्रिशिएशन कहा जाता है। आप कोई भी एसेट्स ले लीजिए, जैसे हमने कोई मशीन परचेज करी, हम उस पर काम कर रहे हैं, तो यदि हम उसको सेल करना चाहते हैं तो क्या उसको हमें उसके वही रेट मिलेंगे जिस रेट में हमने उसको परचेज किया था? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसका यूज कर लिया, तो इसीलिए उसके मूल्य में क्या हो गई? कमी हो गई। तो वो कमी कहलाती है डेप्रिशिएशन। ये आपकी बुक में क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हुआ है, इसलिए आपकी बुक में ये पूरा अलग से चैप्टर दिया गया है। जब मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी तभी मैं आपको इसका पूरा डिफाइन करके बताऊंगी। फिलहाल आपके लिए इतना ही काफी है कि डेप्रिशिएशन क्या होती है। तो संपत्ति को प्रयोग करने पर उसके मूल्य में धीरे धीरे जो कमी होती है, जो उसकी वैल्यू जो डिक्रीज होती है, वह वैल्यू क्या कहलाती है? डेप्रिशिएशन। इस डेप्रिशिएशन का एडजस्टमेंट हम फाइनल अकाउंट में कैसे करते हैं? फाइनल अकाउंट में हम डेप्रिशिएशन को रिलेटेड एसेट्स से माइनस करते हैं। एसेट्स हमारी एसेट साइड में ही आती है बैलेंस शीट में, तो रिलेटेड एसेट्स में से लेस करेंगे डेप्रिशिएशन को और डेप्रिशिएशन की अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे। ये हमारी एडजस्टमेंट होती है डेप्रिशिएशन की। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अशुद्ध ऋण। अशुद्ध ऋण, बैड डेट। अशुद्ध ऋण क्या होते हैं? अशुद्ध ऋण वो अमाउंट होती है जो कि हमें प्राप्त करनी है। अगर हमने किसी को उधार माल बेचा है और उस व्यक्ति से 10,000 रुपए हमें प्राप्त
करने हैं, लेकिन उस व्यक्ति से सिर्फ 9,000 रुपये हमें प्राप्त हुए और 1,000 रुपये प्राप्त होने की संभावना भी नहीं है। हमें नहीं लगता कि वो 1,000 रुपये अब हमें पेमेंट करेगा। तो वो जो 1,000 रुपये हैं वो क्या हो गए, हम एक इजी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि डूब गए, हमारे 1,000 रुपये डूब गए। डूब गए मतलब डूबत ऋण हो गया, डूब गए मतलब डूबत ऋण हो गया। डूबत ऋण बैड डेट, इसके हिंदी में कई नाम है, अशुद्ध ऋण, डूबत ऋण, अप्राप्य ऋण, ठीक है, इंग्लिश में बैड डेट है। इसकी एडजस्टमेंट को हमें कैसे करना है, देनदारों में से अशुद्ध ऋण को माइनस करते हैं, डेटर्स में से जो कि एसेट साइड दिखाए जाते हैं वहां से बैड डेट्स की अमाउंट को माइनस किया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में इसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट होती है अशुद्ध ऋण प्रावधान। अशुद्ध ऋण प्रावधान, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट को भी देनदारों से, डेटर्स से माइनस करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इसको शो किया जाता है, दिखाया जाता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपकी आती है 9, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज क्योंकि पूंजी व्यापारी ने लगाई और व्यापारी का वो दायित्व होता है, लायबिलिटी होती है। पूंजी पर ब्याज जब लगाएंगे तो वो बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। तो इसे हम कैपिटल में प्लस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, कैपिटल की अमाउंट जो कि कैपिटल हम लायबिलिटीज में दिखाते हैं, कैपिटल की अमाउंट में इंटरेस्ट की अमाउंट को प्लस करते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आहरण सभी जानते हैं जो राशि व्यापारी अपने निजी खर्च के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से लेता है, चाहे वो कैश ले या गुड्स ले या फिर कोई एसेट्स वो पर्सनल यूज करे बिजनेस की, उसे कहा जाता है आहरण। और जब आहरण पर व्यापारी ब्याज देता है तो वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है, इसीलिए उसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखते हैं और ड्राइंग में प्लस करते हैं। और कहाँ प्लस करते हैं, ड्राइंग में। आपको याद रखना है जब हम किसी पर ब्याज लगाते हैं, चाहे हम कैपिटल पर ब्याज लगाएं, चाहे हम ड्राइंग पर ब्याज लगाएं, चाहे इन्वेस्टमेंट पर हम इंटरेस्ट लगाएं या बैंक ओवरड्राफ्ट पर लगाएं या लोन पर लगाएं, जिस पर भी ब्याज लगाते हैं उस पर ब्याज की अमाउंट प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। कभी भी इंटरेस्ट की अमाउंट को, कोई भी एडजस्टमेंट आपको इंटरेस्ट की दे रखी है वहां से आप माइनस नहीं करोगे, क्या करोगे, उसको प्लस करोगे। अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया है कि आहरण पर ब्याज लगाइए तो आप क्या करोगे, आहरण में उस इंटरेस्ट की अमाउंट को प्लस करोगे। यदि आपसे कहा गया है कि विनियोगों पर ब्याज लगाइए तो आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट की अमाउंट को प्लस करोगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जिस पर इंटरेस्ट होती है उसको उसमें प्लस कर देते हैं इंटरेस्ट की अमाउंट को। तो ये हो गई आहरण पर ब्याज। एक एडजस्टमेंट होती है लेनदारों पर छूट के लिए संचय। लेनदारों पर छूट के लिए संचय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। इस एडजस्टमेंट को क्रेडिटर्स से लेस करते हैं, क्रेडिटर्स की अमाउंट से लेस करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इसको शो किया जाता है, दिखाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है देनदारों पर छूट के लिए संचय।
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इस एडजस्टमेंट में देनदारों में से डिस्काउंट की जो अमाउंट है उसको लेस करते हैं, जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकाला है उसको लेस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि एडजस्टमेंट, इन एडजस्टमेंटों के बारे में उनको कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी इसकी टेबल की, एक टेबल के थ्रू हम इसको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है ना।